हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ सीयूईटी के पीजी एग्ज़ाम। आप सभी को पता है सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए मेगा टेस्ट सीरीज लेकर के आई हूँ, जिसमें आपको एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ आज की वीडियो में आप देखोगे कि हम लोग यहाँ पर एंशिएंट, मेडिएवल हो चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, टॉपिक वाइज मैं आप सभी के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज लेकर के आई हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग में सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर आज की वीडियो में टोटल आपके पास 30 क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ, जिसमें आप सभी का ये टेस्ट होने वाला है, जिसमें मैं आप सभी को सबसे पहले 30 क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ। उसके बाद आप सभी को ये पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे। देन हम इसके बाद पूरे 30 के 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर आंसर के साथ विद एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो बहुत ही खास और स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ एंशिएंट के टॉपिक वाइज जो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ सभी कुछ। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो। रात के 9:30 बजे आपको चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेंगी और इस मेगा टेस्ट सीरीज पे जुड़ जाइए। जैसे कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ एंशिएंट के टोटल 30 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज लेकर के आई हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको मेडिएवल एंड देन मॉडर्न का आपको देखने को मिलेगा। और ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। और अब आप ये सारे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएंगे तो आप सब कितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप लोग तैयार हैं टेस्ट स्टार्ट करने के लिए? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए कि आप सभी तैयार हैं, क्योंकि अब अभी आप सभी के सामने यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और मैं आपको सारे पहले 30 क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ। उसके बाद हम उसको आंसर पे देखेंगे ताकि आप ये चेक कर पाओ कि 30 के 30 क्वेश्चंस में से आप सभी ने कितना स्कोर करा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर नहीं किया, एक बार सभी जल्दी से लाइक शेयर कर दो और अपने और भी फ्रेंड्स को इस टेस्ट में जोड़ो जिनके पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड हिस्ट्री में जहाँ पर आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हो। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। यहीं मैं अगर बात करूं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, चाहे आप लोग जीएनयू के स्टूडेंट हो चाहे आप बीएचयू के स्टूडेंट हो, क्योंकि आप सभी को पता है जीएनयू हो बीएचयू हो आप सभी का सीयूईटी के बेस पे एग्ज़ाम होने वाला है। और आप सभी की डेट अगर हम बात करें तो सितंबर में है। वहीं अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं आई है। जब भी आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगी, लेकिन आपको अपनी तैयारियां बराबर करते रहना है। और ये जो टेस्ट सीरीज में लेकर के आई हूँ, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन हैं और पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस आपके एंशिएंट हिस्ट्री से होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम चेक करेंगे कि आप लोगों के 30 क्वेश्चंस में से आप लोग कितना स्कोर आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो को। आशा करती हूँ कि आप लोगों का स्कोर अच्छा रहेगा। वीडियो के एंड में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका आज का टेस्ट कैसा रहा। तो चलिए ज़रा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप कितनी तैयारियाँ अभी तक आप सभी के एग्ज़ाम के लिए हो गई हैं। नाउ स्टूडेंट, ये रहा आप सभी का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, जिसमें आप सभी से पूछा गया है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। टू वॉट एक्सटेंट वॉज द इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड। आप सभी को बता दूं, मैं आपको पर क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ 30 सेकेंड्स का ही टाइम दूंगी, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी। तो मेरे क्वेश्चन रीडअप करने तक आपको जल्दी से अपने पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, पूरे 30 के 30 क्वेश्चन के आंसर उस पर लिख लो और आपको पर क्वेश्चंस करने के लिए 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया? ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये कहाँ तक फैला हुआ था। आपके ऑप्शन से यहाँ पर पंजाब, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा एंड बंगाल, एंड द लास्ट वन इज पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध या बलूचिस्तान। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन, इसमें आपको बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसका विस्तार कहाँ तक हुआ था। आशा करती हूँ कि अभी तक आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। मेरे क्वेश्चन रीड करने तक आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड्स का टाइम है।
इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होगा और आपको क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। तो इसी तरीके से आपको इस टेस्ट को भी कंटिन्यू करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सब कुछ इसके अभी आंसर हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पूरे सारे के सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे द इनहेबिटेंट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर। ये आपके ग्रामीण थे, शहरी थे, या फिर आपके खानाबदोश लोग थे, या फिर ये जनजातीय लोग थे। रूरल, अर्बन, नोमैडिक एंड दी ट्राइबल। आपके जो हड़प्पन सभ्यता के जो लोग थे वो कहाँ के कैसे निवासी थे वो आपको बताना है। चार ऑप्शंस आप सभी के सामने ये रहा। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आशा करती हूँ कि अभी तक आप सभी ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया होगा। नहीं तो आप पेन कॉपी लेकर के बैठो और पूरे 30 क्वेश्चंस की मार्किंग कर लो, और आपको जिसका जो भी आंसर लगे कि इसका ए आंसर है, इसका बी, वो सब कुछ आप कर लो। पूरे 30 क्वेश्चंस को दिखाने के बाद मैं आपको इसके सबके 30 क्वेश्चंस के आंसर विद एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाली हूँ। फिर आप वीडियो के एंड में मुझे बताना कि आप सभी का स्कोर कैसा रहा। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए टेस्ट सीरीज तैयार की है और ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम यहाँ करने वाले हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें पूछा गया है, पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? द डिस्कवरी ऑफ स्केल्स हैज़ प्रूव दैट द पीपल ऑफ द इंडस वैली वर फेमिलियर विद मेजरमेंट एंड वेइंग। वेयर डिड दिस डिस्कवरी हैपन? आपके ऑप्शन से कालीबंगा, हड़प्पा, चानुदूरू या फिर लोथल। क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आ गया कि पैमानों की जो ये खोज हुई थी इसने ये क्या सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फोर्थ क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों से विभक्त था? इनटू विच क्लासेस वर द हड़प्पन सोसाइटी डिवाइडेड? आपके ऑप्शन हैं शिकारी, पुजारी, किसान या फिर क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो ये चार ऑप्शंस आप सभी के सामने, जिसमें आपको बताना है हड़प्पा सोसाइटी जो है ये डिवाइड हुई थी आपकी किस क्लासेस में। चार ऑप्शन से आपको बताना है ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा लक्षण सभ्यता के रूप में सही चित्रण किया गया है। ठीक है, आप लोगों को सिविलाइजेशन यहाँ पे फीचर्स दे रखते हैं, डेपिक्ट द पीपल ऑफ द सिविलाइजेशन, जो कि आपकी सभ्यताओं में है। इसमें कौन सा करेक्ट उनकी विशेषता है वो आपको बताना है। पहला है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते हैं, उनके पास थे। यानी कि ये अभी हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का चल रहा है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पहला टॉपिक है, इस पे ये क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ। तो अभी इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पर आपको बड़े बड़े महल और मंदिर होते थे। दूसरा स्टेटमेंट है, क्या यहाँ पर देवी और देवताओं दोनों की पूजा की जाती थी, या फिर वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाला रथों का प्रयोग करते थे। नीचे आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, या फिर ये तीनों स्टेटमेंट सही है, या फिर सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, या इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, अभी तक आपने इसका क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। ज़्यादा टाइम आप सभी को नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आप लोगों का स्पीड भी बढ़ते रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ईयर आप सभी के सामने, विच स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट? यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखी है, जिसमें से आपको बताना है कि इसमें से हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कौन सी बात सही है। पहला है कि क्या वो अश्वमेध की जिनकी नॉलेज थी, उनको जानकारी थी कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। गाय के लिए उन्हें वो पवित्र थी, गाय जो है, जो काव है, उनके लिए पवित्र है। या फिर उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। ही वॉज अवेयर ऑफ अश्वमेध, काउ वॉज केयर टू देम, ही स्टार्टेड रिस्पेक्टेड पशुपति, या फिर देयर कल्चर वॉज जर्नली नॉट स्टेबल। तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी बात सही है आपको वो बताना है। तो जो भी आपको लगे कि 6 का कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप उसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है,
फिर जब हम इसका डिटेल में देखेंगे, आंसर देखेंगे, फिर आप लोग चेकआउट करना कि आप लोगों का कितना सही हुआ है, कितना गलत आप सभी ने किया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंदस वैली से ही है। व्हाट वाज द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन पीपल? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उनका उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित था या फिर जाति आधारित था? फेयर, एग्लिटेरियन, स्लेव लेबर बेस्ड, वर्ना बेस्ड या फिर कास्ट बेस्ड? तो हड़प्पा के लोगों का जो सोशल सिस्टम है वो किस पे बेस्ड था, ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब नाउ स्टूडेंट, अब हमने इंदस वैली के उतने ही क्वेश्चंस थे, यहाँ से आपके वैदिक पीरियड से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्लियर हो गया? तो वैदिक पीरियड से नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि मैंने आप सभी को कहा हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को करने वाले हैं। वैदिक पीरियड से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है कि आर्य जो वर्ड है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड आर्य इज वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या फिर विद्वान। आपके पास ये 4 ऑप्शन है। आर्य वर्ड का मतलब क्या होता है ये आप सभी से पूछा गया है। ऑलरेडी मैं वैदिक पीरियड बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। जो भी स्टूडेंट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। नहीं तो वैदिक पीरियड बाय सिद्धि तिवारी आप सर्च करेंगे तो भी आप सभी को वो मिल जाएगा। पूरा A to Z उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। वैदिक पीरियड से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इसे कर पाओगे अगर आपने इस वीडियो को देख लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिरा आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्ली आर्यंस इज नॉट करेक्ट? प्रारंभिक आर्यों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में आपसे पूछा है सही नहीं है। आपके ऑप्शन से वो संस्कृत बोलना जानते थे, यानी कि जो आपकी अर्ली आर्यंस के जो लोग हैं, अर्ली वैदिक पीरियड के जो लोग हैं, क्या वो लोग संस्कृत बोलना जानते थे? वह घुड़सवारी किया करते थे या फिर कई झुंडों में वो भारत आए थे या फिर मुख्यतः नगरों में भी निवास करते थे? इसमें से कौन सी एक बात गलत पूछी है? ठीक है, ध्यान रखना, गलत पूछी, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं उसको गलत कर देते हैं और नॉट पर उन सब का ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है कि कौन सी बात आपकी गलत है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। जल्दी से आप कमेंट लिख लो कि 9th का क्या करेक्ट आंसर होगा। अभी तक आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए। जब तक हम मैं क्वेश्चन रीड अप कर रही हूँ तब तक आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर अपने पास लिख लो। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? बाय व्हाट नेम वेयर द एंटी वैदिक एंड द एंटी ब्राह्मण रिलीजियस टीचर ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड नोन? आपके ऑप्शन है यजमान, श्रमण, अर्थवर्मन या फिर श्रेष्ठीन। ये 4 ऑप्शन है और आपको बताना है लेटर वैदिक पीरियड में एंटी ब्राह्मण रिलीजियस को किस नाम से जाना जाता था। क्लियर हो गया? तो अभी तक हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं, पूरे 20 क्वेश्चंस और करना है। ये रहा आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 11। इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज शूद्र मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम? आपके ऋग्वेद के कौन से मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7th, 8th, 9th या 10th, इनमें से कौन सा वो मंडल है जिसमें आपको शूद्र मेंशन है फर्स्ट टाइम? क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। ये बहुत छोटा क्वेश्चन था तो अभी तक आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें पूछा गया है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। द फर्स्ट एंड मेन टेस्ट ऑफ कृष्णा भक्ति इज, जो कृष्णा भक्ति का जो सबसे पहला ग्रंथ है वो कौन सा माना जाता है? महाभारत, श्री भगवद गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई भी नहीं? इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं कि कृष्णा भक्ति का, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये सारे के सारे ही आपके कृष्णा भक्ति के मेन टेस्ट हैं, लेकिन इसमें से पहला कौन सा है ये पूछा गया है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी से पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लिए गए थे? आपके ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, कट उपनिषद, इस उपनिषद या फिर
बृहदारण्यक उपनिषद। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है जिसमें आप सभी को बताना है सत्यमेव जयते का किस उपनिषद में इस शब्द का प्रयुक्त होने वाला है, किससे लिया गया है ये वर्ड, कौन से उपनिषद से लिया गया है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है जिसमें आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आपके, चाहे आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इवनली यूजीसी नेट हो, यूपीएससी तक में ये सारे क्वेश्चंस आपको ये देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी से पूछा गया है। अब अगर हम बात करेंगे आपके यहाँ पर, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वैदिक पीरियड आप सभी का खत्म होता है और हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं। तो वैदिक पीरियड में आपका महाजनपद आता है, ठीक है। तो महाजनपद की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आ गया, क्योंकि अभी हमने बात करी तो ये महाजनपद से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो अभी तक हमने इंदस वैली और आपके वैदिक पीरियड से क्वेश्चन देख लिए हैं। महाजनपद से आपको पता है कि 16 महाजनपद हैं, जिसके पास यहाँ पर गंधार, सूरसेन, वश और कौशल ये महाजनपद है। उनकी राजधानी मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती और तक्षशिला। जल्दी से आप इसको सीक्वेंस में लगाइए। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको इसको सीक्वेंस में लगाना और आपको ये बताना है कौन से महाजनपद की कौन सी किसकी राजधानी थी। जब तक आप लोग इसका आंसर मुझे बता रहे हैं तब तक मैं, जो भी स्टूडेंट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, मैं उनको बता दूं हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक टेलीग्राम चैनल, अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की तो आप लोग उससे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप दूसरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप दोनों ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, बहुत ही हेल्पफुल होगा। वहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी या फिर क्विज होते हैं वो सब कुछ वहाँ पे कराए जाते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप वहाँ पर पूछ भी सकते हैं। तो दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। रात के 9:30 PM पर चैनल पे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। और ये हिस्ट्री का चैनल है, आप किसी भी एंट्रेंस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो अभी तक आशा करते हैं कि आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दिए होंगे। तो इसलिए मैंने आप सभी को टाइम दे दिया कि किसका कौन सा। यहाँ पर कैपिटल मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर बेशक मैंने 4 आपसे पूछे हैं, लेकिन आपको पूरे 16 के 16 महाजनपद के कैपिटल, उनकी राजधानी पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। अजातशत्रु ने, उदयन ने, अशोक ने या घनानंद ने। विच रूलर एस्टैब्लिश अ सिटी नेम पाटलिपुत्र एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगाज एंड सन रिवर। अजातशत्रु, उदयन, अशोक या फिर घनानंद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ये चीज़ें भी कई बार पूछी जाती हैं। तो आपको ये बताना है कि जो पाटलिपुत्र है, इस नगर की स्थापना कौन से शासक ने की थी। अजातशत्रु ने, उदयन ने, अशोक ने या फिर घनानंद ने। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में आप सभी से पूछा गया है किस मृद भांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। विच पोट्री वॉज कंसीडर्ड a symbol of the beginning of the second urbanization या urbanization in India। आपके ऑप्शंस हैं OCP, PGW, NBPW या BRW। ये फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। घेरू रंग वाला मृद भांड, चित्रित घूसर मृद भांड या उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन या काले और लाल बर्तन। इनमें से सबसे पहला यहाँ पे जो मृद भांड भारत में आपको देखने को मिलता है वो किसका प्रतीक माना गया सबसे पहला शहरीकरण का, वो आपको बताना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जल्दी जल्दी आप सभी को अपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि पाली ग्रंथों के गाँव के मुखियों को क्या कहा जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं पाली टेस्ट में जो ग्राम का जो हेडमैन है, विलेज जो हेडमैन है, उसको क्या कहा जाता है। ग्रामक, भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति। मैंने आप सभी को पहले भी बताया है, एडमिनिस्ट्रेशन आपको अच्छे से करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आपका एंशिएंट से हो, चाहे आपका मेडिएवल से हो, अभी भी बता रही हूँ। आपके पास 15 डेज बचे हैं
पीजी वाले स्टूडेंट के लिए, सीयूईटी वाले स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम आने के लिए इस पे फोकस ज़रूर करो। यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने ही वाले हैं। आर्ट और आर्किटेक्चर, लिटरेचर, इनको बहुत स्ट्रांगली टॉपिक को करके जाओ। ऐसे आप बहुत से स्टूडेंट के डाउट है कि कहाँ पर क्या है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। पहले आप क्वेश्चंस कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी समझ गए, अभी तक आपने आंसर कर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रीक यानी कि यूनानी लेखक द्वारा अग्निमीज या फिर जेंडरमीज कहा गया है। हु वॉज कॉल्ड अग्निमीज या फिर जेंडरमीज जो है, कौन से ग्रीक राइटर को ये बोला गया है? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद या फिर घनानंद। इनमें से कौन से ग्रीक स्कॉलर को, कौन से ग्रीक राइटर को आपके अग्निमीज या फिर जेंडरमीज कहा गया है, ये आपको बताना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, जिसमें पूछा गया है, ईरान के खमशी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे पारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया गया था? विच रूलर ऑफ द खामी डायनेस्टी ऑफ ईरान आफ्टर कॉन्करिंग इंडियन टेरिटरी मेड इट द 20th प्रोविंस ऑफ द पर्शियन एम्पायर? आपके ऑप्शन है साइरस को, या फिर डेरियस फर्स्ट को, या दरिया भाऊ फर्स्ट भी कहा जाता है, जेरियस को, जर्जेस को, या फिर डेरियस सेकंड को। क्लियर हो गया? तो पर्शियन एम्पायर का टॉपिक आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो ये आपको बताना है इसमें से किसे 20 प्रोविंस का यहाँ पर इसको जीतने के बाद उसे साम्राज्य का क्षत्रपी बनाया गया था, कौन था वो? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में आप सभी से पूछा गया है, 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। जो लिस्ट है आपकी 16 महाजनपद की, वो किस में अवेलेबल है? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, या संयुक्त निकाय में? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आपके 16 महाजनपद जो है वो किस में उपलब्ध है, इनकी सूची, वो आप सभी को बताना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी से पूछा गया है, गौतम बुद्ध द्वारा, अब हमारा महाजनपद खत्म हो गया, अब हम बात करेंगे आपके बुद्धिज्म और जैनिज्म के रिलीजन के टॉपिक पे। अब जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बुद्धिज्म और जैनिज्म पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, महाजनपद आप लोगों का हो चुका है। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति इनमें से कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट पर्सन टू बी इनिशिएटेड इनटू हिज रिलीजन बाय गौतम बुद्ध? आपके ऑप्शन है आनंद, सारिपुत्र, मोंगलान, या फिर सुबुद्ध। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि लास्ट पर्सन जो है, इसको आप सही कर लेना, प्लीजेंट नहीं है, ये है सुबुद्ध। ठीक है, सुबुद्ध। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला सबसे आखिरी व्यक्ति इनमें से कौन था? क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में आप सबसे पूछा गया है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमला या फिर समेश्वर प्रसिद्ध थे किस लिए? विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, भवभूति, हस्तमला या फिर आपके समेश्वर जो है वर फेमस फॉर जैन मॉन्क्स, ये प्ले राइट्स थे, टेम्पल आर्किटेक्ट थे, या फिर ये फिलोसोफर थे, ये जैन भिक्षु थे, या नाटककार थे, या मंदिर के आर्किटेक्चर थे ये लोग, या फिर ये आपके दार्शनिक थे? ये तीनों जो मैंने आपको नाम बताया ना, ये क्या थे, ये आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 22? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन में श्वेतांबर संप्रदाय के मंसाप थे ड्यू टू द इंटेंशन ऑफ श्वेतांबर सेक्ट ऑफ द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जैन कम्युनिटी। आपके ऑप्शन से स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालक आचार्य या देवश्री श्रमशण। क्लियर हो गया क्वेश्चन? जैन समुदाय में जो पहला विभाजन हुआ था श्वेतांबर संप्रदाय के में, कौन संपान था, कौन मनसाब थे? आपको यहाँ पर बताना है स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालक आचार्य या देवश्री समाश्रण। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें पूछा है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व किस लिपि में हुआ है? संस्कृत व देवनागरी, प्राकृत व अर्धमागधी, या फिर पाली व पूर्णमागधी, या फिर संस्कृत व ब्राह्मी? इन विच लैंग्वेज
लैंग्वेज भी पूछी गई है और स्क्रिप्ट भी पूछा गया है। ये जैन लिटरेचर में कौन सी लैंग्वेज और कौन सी स्क्रिप्ट का यूज़ हुआ था, ये 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको बताना है। तो आपको लैंग्वेज और स्क्रिप्ट दोनों पता होना चाहिए, एग्जाम में ये दोनों ही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रेसिडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क? पार्श्वे ने, नागार्जुन ने, शूद्रक ने या वसुमित्र ने? ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पे इंग्लिश वाले स्टूडेंट सही कर लेना। ठीक है, पार्श्वे ने या फिर आपके नागार्जुन ने, शूद्रक ने या वसुमित्र ने? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें पूछा गया है, मिलिंदापन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? मिलिंदापन्हो आपको पता है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग है। इसमें एक तो आपके किंग मिलिंद के बीच में और कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क के बीच में हमें वहाँ पे संवाद देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक तो आपके किंग मिलिंद है और कौन सा बुद्धिस्ट मॉन्क है, नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या फिर कुमारिल भट्ट? बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही हेल्पफुल आज की वीडियो होने वाली है। वीडियो के एंड तक बने रहना। 30 क्वेश्चन को देखने के बाद हम इसको आंसर भी करने वाले हैं और एक्सप्लेनेशन भी समझने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप सभी को बने रहना है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज मैं आप ही के लिए स्पेशली चलाया है ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सको और नए से नए क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए ला सकूं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो यहाँ से आप सभी को दिख रहा है कि अब हम जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे वो मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड आएंगे। तो मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच श्रीलंकन रूलर ट्राइड टू मोल्ड हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द आइडल ऑफ द मौर्यन एम्परर अशोक? आपके ऑप्शन है महाबली, वीरसिंह, तिश या फिर राणा सिंधे। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको जल्दी से बताना है कि इसमें से कौन सा श्रीलंका के शासक ने अपने मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की उन्होंने कोशिश की थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, अशोक के काल में इनमें से कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्टी या फिर यूनानी? विच स्क्रिप्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका? के समय पर साउथ इंडिया में कौन सी स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस कराई गई थी? ब्राह्मी, अरैमिक, खरोष्टी या फिर ग्रीक? तो ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से जल्दी आप लोग उसका क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करो। जल्दी से जल्दी हमें करना है, टाइम ज़्यादा ताकि आपको ना लगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है, भारतीय लेखन की कला नहीं जानते हैं, ये बात किसने बोली थी? ये स्टेटमेंट इंडियन डू नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग कौटिल्य ने, प्लिनी ने, प्लूटोर्क ने या फिर मेगास्थनीज ने? इनमें से किसने ये बोला था कि जो भारतीय हैं वो लिखने की कला नहीं जानते हैं? स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको बहुत देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि मैक्सिमम आपको हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर करा सकें। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आप सभी से पूछा गया कि शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। इन विच इंस्क्रिप्शन हैज़ अशोक डिक्लेयर दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर माई चिल्ड्रन? आपके ऑप्शन हैं पृथक कलिंग शिलालेख या फिर आपके सेकंड बृहद शिलालेख या 5th बृहद शिलालेख या फिर वराम्बर गुहा लेख? तो इनमें से अशोक का कौन सा इंस्क्रिप्शन था जिसमें उन्होंने लिखा था सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो नाउ स्टूडेंट ये थे आपके आज की मेगा टेस्ट सीरीज में पूरे 30 क्वेश्चंस। और अब आप सभी को ये चेक करना है क्योंकि अब हम इसके आंसर के साथ विद एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं और आप वीडियो के एंड में ज़रूर बताएंगे कि पूरे 30 आउट ऑफ आप सभी ने कितना स्कोर किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप में से कितने किसने किसने कितना सही किया है। और अगर आपके जितने भी स्टूडेंट के 25+ बन रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिनका यहाँ पे
स्कोर अच्छा नहीं बना तो आपको प्रैक्टिस करना है और उस टॉपिक पे, क्योंकि ये टेस्ट लाने का क्या मतलब है, गलतियाँ यहाँ हो रही हैं लेकिन एग्ज़ाम में ना हो। तो आपको आज की वीडियो में या आज की पूरी वीडियो एंशिएंट पे थी तो आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि एंशिएंट से रिलेटेड जो टॉपिक है, किस टॉपिक में आप वीक हो, कि कौन से टॉपिक में आपने सबसे ज़्यादा गलतियाँ की हैं। ये टेस्ट इसलिए है, ठीक है। तो आप सभी के ये टेस्ट, मेरा टेस्ट लाने का मतलब ही यही था कि आप लोग ये देख सको कि अब आप में कौन सा सेक्शन वीक है और आपको कौन किस में सबसे ज़्यादा रिवीजन करना है या किस टॉपिक को पढ़ना है। क्लियर हो गया? तो चलिए वापस चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं वापस से कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर था। तो चलिए स्टूडेंट वापस से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आ रही तो पहले तो आप एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर अगर आप और भी क्वेश्चंस चाहते हैं कि इस तरीके से अभी मैं इसी टॉपिक वाइज रिलेटेड और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँ, इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँ, तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि हाँ आप सभी चाहते हो कि इसी तरीके से टॉपिक वाइज मैं आपके एग्जाम आने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट लेकर के आ सकूँ। क्लियर हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन मैंने आप सभी से पूछा था कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है। ये बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक अगर आता है तो आप सभी सबसे अच्छे से, पूरे कोई भी हिस्ट्री का स्टूडेंट होता है तो आपको ये क्वेश्चन सबको आता ही है और ये टॉपिक बहुत अच्छे से सबने पढ़ा हुआ होता है। तो हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो एक्सटेंशन हुआ था वो आपके कहाँ पे, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी। तो जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी दिया है वो सभी के सभी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट का पहला ऑप्शन करेक्ट है तो आप अपने क्वेश्चन की तरफ से टिक लगा लो कि हाँ आपका पहला क्वेश्चन सही है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं, हम इसको समझेंगे भी ताकि कोई भी नया स्टूडेंट है तो उसको ईजी रहे। हड़प्पा सभ्यता बलूचिस्तान और सिंध यानी आपका आज का पाकिस्तान से लेकर के आपका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। अगर हम सभ्यता की बात करें तो ये लगभग आप देख सकते हैं कितने स्क्वायर किलोमीटर ये फैली हुई है। और इस सभ्यता का पालन सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से आप सभी ने पढ़ा है। अगर आप कोई भी स्टूडेंट इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो डिटेल में तो इसमें मैंने ऑलरेडी टोटल 5 लेक्चर्स डाले हुए हैं। आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हो डिटेल में। मैंने A to Z सब कुछ पढ़ाया हुआ है, इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन, इसका आर्ट और आर्किटेक्चर, इसका डिक्लाइन, सब कुछ हमने कवर अप करा हुआ है। तो जिन भी स्टूडेंट वो वीडियो नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर के एंशिएंट हिस्ट्री की चेकआउट कर सकते हैं। पूरे 5 वीडियोस के अंदर ये टॉपिक को मैंने कवर किया हुआ है। क्लियर हो गया? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैंने आप सभी से पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो कहाँ के निवासी थे। द इनहेबिटेंट जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थे वो कहाँ के थे? तो ये आप सभी को पता है कि वो शहर के थे, अर्बन के थे, ठीक है। अर्बनाइजेशन यानी कि आप सभी का शहरीकरण हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि आपके अर्बन सिविलाइजेशन से ही शुरू होता है। और इसको, जिसको आप जानते हैं ब्रोंज एज के नाम से भी, ठीक है। ब्रोंज एज से नाम से ही क्यों? क्योंकि इससे पहले आप सभी ने जो पढ़ा होता है वो था आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसके अंदर हम सभी, अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्री हिस्टोरिक के अंदर आप सभी स्टोन एज को कवर अप करते हो और आपके कॉपर एज को कवर अप करते हो, ठीक है। ये 2 एज को आप लोग उस समय प्रीहिस्टोरिक में कवर करते हैं और उसके बाद आप ब्रोंज एज को हम पढ़ते हैं, ठीक है। हमें पूरा पता है ब्रोंज एज आपका, इसके अंदर ये क्या आता है, ये आपके प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर आता है, यानी कि आगे ऐतिहासिक काल के अंदर आप ये देखते हो। और यह प्राग्ञ ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड को, ये आपका पाषाण काल है और ये आपका कांस्य युग है, जो कि आप सभी ने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। कांस्य युग है ये। और फिर आपके तांबे का युग, ये सब कुछ, ताम्र युग जिसे आप कहते हैं, ये सब कुछ आपको पता है। अगर हम ओवरऑल एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए, इंडियन हिस्ट्री में जो हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर अप करते हैं इसमें हम 4 एज या 4 युग के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे पहले आपका स्टोन एज यानी पाषाण काल आता है, कॉपर एज यानी कि आपका ताम्र युग आता है, ठीक है। इसको पहले मैंने कांस्य बोलता, गलती से हो गया था तो उसके लिए सॉरी।
तो कॉपर होता है आपका ताम्र युग, नेक्स्ट जो हम ब्रोंज पढ़ते हैं वो आपका कांस्य युग होता है, ब्रोंज एज, और लास्ट आपका होता है आयरन एज यानी कि आपका लोह युग। ठीक है, तो ये 4 एज आपको एंशिएंट हिस्ट्री में कवर अप करना होता है और इन्हीं चारों एज के थ्रू, इन चारों युग के थ्रू ही हम पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को कवर अप करते हैं। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। तो जिन भी स्टूडेंट ने इसको ऑप्शन नंबर बी दिया था वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अपना नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले आप सभी यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पर देख सकते हो कि इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो पश्चिम पुराथल सुक्ता कैंडो जो कि बलूचिस्तान, पूर्वी पुराथल आलमगीर जो कि मेरठ में, उत्तरी पुरास्थल मांदा यानी कि अखनूर जम्मू कश्मीर, दक्षिणी पुराथल दायमाबाद यानी जो कि अहमदनगर या महाराष्ट्र में। इस सभ्यता के लोग निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरण थे यानी कि अर्बन यानी शहरीकरण थे, शहरी के लोग थे। ये बात हम सभी जानते हैं। इससे पहले जो आप पढ़ते हो वो रूरल थे। ठीक है, रूरल एरियाज के थे और यहाँ से हमारा अर्बनाइजेशन शहरीकरण शुरू होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आप सभी से पूछा था कि पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? माप और तोल की बात कर रहे हैं, मेजरमेंट और वेइंग वाला टॉपिक भी आप सभी ने पढ़ा है और हमने ये देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं इससे फेमिलियर थे। ये चीज़ की खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी आपकी लोथल में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? लोथल। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट ने इसको ऑप्शन डी दिया था वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आप सभी से पूछा था कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त है। ठीक है, आपके ऑप्शंस मैंने यहाँ दिए हुए थे, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक या शूद्र। तो आपको ये बात पता है, अगर हम बात करेंगे हड़प्पा की सोसाइटी की, अगर हम बात करें, ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप यहाँ देखोगे तो वो आपके स्कॉलर्स यानी विद्वान, वॉरियर्स यानी योद्धा, ट्रेडर्स यानी व्यापारी, वर्कर्स यानी कि श्रमिक, ये 4 भागों में ये 4 क्लासेस के लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इट मीन्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर हम बाकी ऑप्शंस की आप बात करोगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये आपके वर्णा सिस्टम के समय पे आपको देखने को मिलता है कि उस समय जो वर्णा की सोसाइटी जो डिवाइडेड हुई थी वो इसमें हुई थी। राजा, आपको पता है कि किंग के बारे में हड़प्पा के में कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होता है। शिकारी की अगर हम बात करें तो हंटिंग और गैदरिंग, पुजारी, किसान और क्षत्रिय का आपको यहाँ पर कोई रोल नहीं मिलता है, जो कि अभी हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसीलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपसे पूछा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। बात करते हैं दे हैड ह्यूज पैलेसेस एंड टेम्पल। तो हमें पता है कि इस समय बड़े बड़े महल, बड़े बड़े मंदिर थे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे जब कोई राजा ही नहीं है, कोई किंग ही नहीं था, तो पैलेसेस, महल यहाँ पे थे ही नहीं, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत होता है। तो आप लोगों को जल्दी करना हो, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना, तो आपको अपने ऑप्शंस पे जाना है, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है इसमें ये गलत हो गया, सेकंड भी आपका गलत होता है। अब बचा है थर्ड, नन ऑफ दिस अब हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पे इट मीन्स इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो आप इस तरीके से भी अपना टाइम बचा सकते हैं। लेकिन चलिए बाकी हम बात कर लेते हैं। द वर्शिप बोथ गॉड एंड गॉडेसेस, ये गॉड और गॉडेसेस दोनों की पूजा करते हैं, ये बात आप जानते ही हैं, बिल्कुल सही है। मदर गॉडेसेस है ना, शिव, सब इनकी पूजा करते थे, ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने चैरियट का यूज़ किया था, यानी कि बैटल्स के लिए इन्होंने घोड़े का एविडेंस तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता ही नहीं है, ये बात आप सभी जानते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक देखोगे तो ये ऑप्शन आपको हर एग्जाम में दिया ही जाता है, तो याद रखना ये बिल्कुल गलत है। युद्ध में घोड़ा खींचने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये बात बिल्कुल गलत है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी।
अभी तक 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आप लोग चेकआउट कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अभी तक आप लोगों ने कितना स्कोर किया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मैंने यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन पे रखा है, तो देखते हैं 10 आउट ऑफ आपका कैसा स्कोर रहेगा। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही था। अगर हम बात करें तो इसमें से आपको पता है कि अश्वमेध की जानकारी इस समय नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये उस समय की नहीं, ये वैदिक पीरियड की बात है। ठीक है, वैदिक काल का पूछा था तो ये ऑप्शन सही होता। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया, ये बात बिल्कुल सही है। ही स्टार्टेड रिस्पेक्टेड पशुपति, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और उनकी जो कल्चर है वो स्टेबल नहीं, ये बात भी गलत है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। तो 6th का जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पशुपति सील एक स्टीटाइल, ये आपको पता होनी चाहिए। पशुपति सील आपकी स्टीटाइट सील है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो पुरातात्विक स्थल पर खोजा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने देखो इसको हाईलाइट कर रखा है। आपको इसको इम्पॉर्टेंट करना है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पशुपति सील जो है वो कौन सी साइट से मेंशन है या कहाँ पे आपको ये इसकी खोज हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। तो याद रखना मोहनजोदाड़ो से। क्लियर हो गया। मोहर में एक बैठे हुए आकृति को दर्शाया गया है जो संभवतः क्या देखने को मिलेगा, जिसमें 3 सिर वाले हैं। 3 सिर वाले आपको देखने को मिलते हैं पशुपति में। आप लोगों ने अच्छे तरीके से उसका इमेज देखा हुआ होगा। इसे कभी इत्तेफाकिक माना जाता है कि एक वाक्य जिसे अब ज़्यादातर खारिज कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पशुपति सील जो है आपका स्टीटाइट सील है, तो आपके मोहनजोदाड़ो की आर्कियोलॉजिकल साइट में आपको ये मिला था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आप सभी से पूछा था हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति है वो क्या थी, जो सोशल सिस्टम है हड़प्पा के लोगों का वो क्या था। यहाँ पे मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, तो अगर हम बात करें तो उसका राइट आंसर आपने सभी ने इसका करेक्ट आंसर ज़रूर दिया होगा। उचित समतावादी, फेयर, एग्लिटेरियन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जिसने भी प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से मेरी देखी होगी तो ये बिल्कुल आंसर किसी का गलत नहीं हुआ होगा, या जिसने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो इसका ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो ये आपको गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन की भी बात कर लेते हैं। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे इसका मतलब भी समझा देती हूँ, मे बी कुछ स्टूडेंट को इसके बारे में ना पता हो। तो हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था काफ़ी समतावादी थी। तो मैं आपको बता दूं फेयरली एग्लिटेरियन मतलब क्या है, इक्वालिटी और इक्वल राइट, यानी कि समानता और समान अधिकार दिया जाता था। ठीक है, इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि इसका फेयर एग्लिटेरियन का मतलब था क्या। सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक रिकॉर्ड व्यवहारिक रूप में से सेनाओं, राजाओं, दासाओं या फिर सामाजिक संघर्ष हो, जेलों और अन्य नकारात्मक लक्षणों को कोई भी सबूत हमें नहीं देता है जिन्हें हम पारंपरिक रूप से प्रारंभिक सभ्यताओं से जोड़ते हैं। तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी आपको हमें आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड मिलते हैं उसमें आपको कोई भी आर्मी, किंग, स्लेव, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, प्रिजन, इन सब के बारे में कोई भी एविडेंस हमें नहीं मिले। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से पता ही है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में टोटल 7 क्वेश्चन थे, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ आउट ऑफ 7 इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आप सभी का स्कोर कितना रहा है। जल्दी से जल्दी जितने भी स्टूडेंट मेरी लाइव वीडियो देख रहे हैं 9:30 पे या जितने भी बाद में ऑफलाइन देखेंगे, आप सभी को कमेंट करके बताना। और आपको ये भी चेकआउट करते रहना है कि कौन से टाइम पर कौन से टॉपिक पर आप वीक हैं, और आपको उसको जाकर इस क्लास के एंड होने के बाद उसको जाकर रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7, 8, जिसमें मैंने आपसे पूछा था जो आर्य शब्द है इसका मीनिंग क्या है। तो ये आप सभी जानते हैं, आर्य का मतलब है श्रेष्ठ या कुलीन, सुपीरियर या फिर नोबल। तो बिल्कुल श्रेष्ठ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो बहुत ही ईजी था, ये आप सभी ने ईजिली कर लिया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने पूछा था जो आपके प्रारंभिक आर्यों के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके जो अर्ली आर्यंस थे उनसे रिलेटेड कौन सी बात यहाँ सही नहीं है। वह लोग संस्कृत बोलते थे, ये बात बिल्कुल सही है। वह लोग घोड़सवारी किया करते थे, ये बात बिल्कुल सही है। और ये लोग कई झुंड में भारत पहुँचे थे, ये बात भी सही है। लेकिन ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये बात गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और आप सभी मुझे कमेंट करके बताओगे कि ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है। ठीक है,
जिन्होंने भी ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, आप सभी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे कि मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये बात गलत क्यों है? क्योंकि आप सभी ने टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने आपसे पूछा था, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? जितने भी आपके वेद विरोधी थे और ब्राह्मण विरोधी थे, यानी कि आपके जो एंटी वैदिक थे और एंटी ब्राह्मण रिलीजियस टीचर थे, उन्हें लेटर वैदिक पीरियड में क्या कहा जाता था? तो उन्हें श्रमण कहा जाता था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी लेटर वैदिक पीरियड में एंटी ब्राह्मण और एंटी वैदिक थे, इनको क्या बोला जाता था? इन्हें श्रमण बोला जाता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने आपसे पूछा था, ऋग्वेद का वो कौन सा मंडल है जिसमें शूद्र का उल्लेख आपको पहली बार मिलता है? ठीक है, आपको पता है वर्ना सिस्टम में ही, वर्ना सिस्टम का जो बात है ये आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। वर्ना सिस्टम आपको पता है कि आपको 4 पार्ट में डिवाइड है, आपका ब्राह्मण, शास्त्रीय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो शूद्र का उल्लेख ये इन्होंने पूछा कि कौन से मंडल में था, तो वो था आपका 10वें मंडल में, 10th। ठीक है, 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जिनका इनकरेक्ट हो रहा है कोई बात नहीं, यहाँ गलत हो रहा है, एग्जाम में आप अच्छा करके आओगे, इसीलिए हम ये टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मैंने आपसे पूछा था कृष्णा भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ था वो उनमें से कौन सा है? ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, श्री भगवत गीता। ये तो किसी का भी गलत होगा ही नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जो कृष्णा भक्ति का जो मेन टेस्ट है, मेन जो फर्स्ट टेस्ट है, वो श्री भगवत गीता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जिसमें एक्सप्लेनेशन बताना होगा उसमें मैं आपको साथ साथ कराती रहूँगी। बाकी हम ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। सत्यमेव जयते जो है ये कौन से उपनिषद से लिया गया था? ये क्वेश्चन मैंने इसमें पूछा था क्वेश्चन नंबर 13 में। तो अगर हम बात करेंगे सत्यमेव जयते जो है ये आपके किससे? मुंडक उपनिषद से लिया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। मुंडक उपनिषद से आपके सत्यमेव जयते ये वर्ड लिया गया था। बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सत्यमेव जयते का मतलब ही कि आपको पता है केवल सत्य की जीत का ये प्रतीक है। प्राचीन भारतीय पवित्र लेखन मुंडक उपनिषद के एक मंत्र में एक अंश की ओर इशारा करता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद इसे तारीख पर भारत के सार्वजनिक सूत्र के रूप में से अपनाया गया था। और आपको पता है भारत आज़ाद कब था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो सत्यमेव जयते ये आपके मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने आपको 16 महाजनपद दिया और मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सी चीज़ सही है, कौन सा किसका कैपिटल है। तो यहाँ पर और नीचे आपको सीक्वेंस भी दे रखा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपसे पूछा है गंधार। तो अगर हम गंधार की बात करें तो गंधार का कैपिटल है, आप सभी देख सकते हो, आपको पता होगा कि गंधार का कैपिटल क्या है? आपका तक्षशिला। ठीक है, गंधार का क्या है? आपका तक्षशिला इसकी कैपिटल है, ये हम बात कर चुके हैं। अगर हम आगे बात करेंगे आपके सूरसेन की अगर हम बात करेंगे तो इसकी कैपिटल क्या थी? इसकी कैपिटल है आपकी मथुरा। ठीक है, मथुरा इसका करेक्ट आंसर है। राजधानी आपने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी 16 महाजनपद आप सभी को करके जाना ही जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे वस्त्र की कैपिटल है आपकी कौशाम्बी। ठीक है, वश की कैपिटल क्या है? आपकी राजधानी कौशाम्बी। और लास्ट है आपका कौशल की क्या है? श्रावस्ती। इट मीन्स इसका सीक्वेंस आप लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इट मीन्स इसका आपका सीक्वेंस क्या बना? 4 1 2 3। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये तो सीक्वेंस इस तरीके से, बट स्टूडेंट यहाँ पे जो आप ये आगे ये नंबरिंग देख रहे हैं ना, ये इस बेस पर ही इसको बनाया गया है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है अपने एग्जाम में, चाहिए कि आपको इनमें से कौन सा दिया हुआ है। कभी कभी आपको लगता है कि आपके आंसर गलत है, आपके ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं,
बट अगर यहाँ मार्किंग स्कीम देखोगे तो ये आपका इसके आगे जो यहाँ पे मैंने नंबरिंग करी है ना, इसके बेस पर इसको करा है। देखो ए का 4th है, बिल्कुल करेक्ट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए आपके ऑप्शंस में देखो, ए का 4th है, अभी मैंने आपको बताया गंधार का तक्षशिला था। बी का 1st है, सूरसेन का मथुरा था। सी का देखिए 2nd है यानी कौशाम्बी, और डी का आपका 3rd था यानी श्रावस्ती। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से भी ध्यान रखना है। और 16 मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको सारा पता होना चाहिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको अवंती का पता होना चाहिए, अवंती की कैपिटल, बाकी आप सभी कमेंट करके बताते रहिए। अवंती का आप सभी को पता है कि क्या होती है, इसकी राजधानी आपका उज्जैनी। ठीक है, आपकी गांधार मैंने आपको बताया, तक्षशिला। ऐसे आप वज्जी की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो वज्जी का कमेंट करके जल्दी जल्दी आपको बताना है। इसकी राजधानी अगर आपसे पूछे तो इसकी राजधानी है आपकी वैशाली। ठीक है, और अगर हम माला की बात करें तो इसे था आपका कुशीनारा। तो ये सारे कैपिटल राजधानी आप लोग कर लेना, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे आपकी कुरु की, तो ऐसे अगर हम बात करेंगे तो कुरु की आप सभी को पता है क्या है, आपका इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपको 16 महाजनपद याद कर लो, इनमें से कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अदरवाइज आपको ये चीज़ समझ नहीं आई, लेकिन आपने ये सीक्वेंस अगर ये करेक्ट लगाया था तो भी आपका ये राइट आंसर है। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट का जो भी ये आंसर बताया है, बाकी इसको ऑप्शन को कर दो गलत, कोई बात नहीं। अगर इसके बेस पे आपको चीज़ समझ नहीं आई तो ऑप्शन साइड रख के अगर आपने मैचिंग सही करी है तो ये क्वेश्चन आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने आप सभी से पूछा था कि शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नाम नगर की स्थापना की थी। तो अगर हम बात करें पाटलिपुत्र, जो आपकी ये जो सिटी है, इसकी स्थापना की थी आपकी उदयन ने। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। पाटलिपुत्र जो सिटी है इसको स्टैब्लिश किया था किसने? उदयन ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की भी बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे, देखो पहले तो अगर हम देखोगे आपकी कि पाटलिपुत्र इज अबाउट मॉडर्न डे पटना। ये हमें पता है कि आज के समय पर जो आपका पहले पाटलिपुत्र, तो आज के टाइम का क्या आपका पटना है। और इट वॉज ओरिजिनली बिल्ड बाय मगध का जो गवर्नर था उदयन ने इसको ओरिजिनली से बिल्ड कराया था 490 BC में। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम पाटलिपुत्र देखोगे, आधुनिक दिन पटना में अजातशत्रु द्वारा 490 आपके BC में गंगा नदी के पास एक छोटे से किले के रूप में बनाया गया एक शहर था। लेकिन एक बात याद रखना, आपके जो मगध के गवर्नर है उदयन, ये इसके क्या थे, ये आपके ओरिजिनली जिन्होंने बिल्ड कराया था ये। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको इसको क्लियरली पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करेंगे कि आपकी सेंट्रल लोकेशन नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया, जो रूलर है एडमिनिस्ट्रेशन की कैपिटल, चाहे नंद हो, पाटलिपुत्र जो है वो किसकी राजधानी, आपकी नंद डायनेस्टी की, आपके मौर्यन की, शुंग की, चाहे गुप्ता की। ठीक है, इन सब राजवंशों की अगर हम बात करें तो प्रशासनिक राजधानी के आधार बनाया गया, चाहे आपका नंद हुआ, मौर्य हुआ, शुंग हुआ, गुप्ता से लेकर पाल तक। ठीक है, पाल एम्पायर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये गंगा, गंडका और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत भी होता है और इन दोनों में फंस जाते हैं कि इसका राइट आंसर अजातशत्रु है या फिर उदयन। तो याद रखना ओरिजिनली जिसने बिल्ड कराया था वो कौन थे? आपके उदयन ने। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अभी तक हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। 16 क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था कि कौन सी विच पोएट्री वॉज कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी थे वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने आप सभी से पूछा था, पाली ग्रंथों में गांव के जो मुखिया है यानी जो विलेज हेडमैन है उसे पाली ग्रंथ में, पाली टेस्ट में क्या कहा जाता है? तो उसे पाली ग्रंथ में आपके क्या बोला जाता है? उसको आपके भोजक बोला जाता है, विलेज भोजक। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है,
आपका वो कौन सा ग्रीक राइटर है जिसे आपके अग्निमीज और जैंड्रमीज के नाम से जाना जाता है? तो वो कहा जाता है आपके घनानंद को, ठीक है, सॉरी धनानंद को, ठीक है, सॉरी धनानंद है, गलती एक बार देख लेना, ठीक है। तो धनानंद राइट आंसर है इसका। तो धनानंद को क्या बोला जाता है? अग्निमीज और जैंड्रमीज ये आपके ग्रीक राइटर हैं जिन्हें इसके नाम इन्हें ये कहा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? धनानंद। क्लियर हो गया? धनानंद है ये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में आपने पर्शियन एम्पायर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। इसमें मैंने आपसे पूछा था ईरान के खमसी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया था? तो आपने पढ़ा होगा पर्शियन एम्पायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर हम रूलर की बात करें सबसे पहले साइरस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आपके कैम्बिसियस जो नेक्स्ट रूलर है जिन्होंने रूल किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डेरियस फर्स्ट, ठीक है। और उसके नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इनके बेटे थे जर्जेस फर्स्ट, ठीक है। इस तरीके से पर्शियन एम्पायर को संभाला गया। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूलर आपके सैरियस और डारियस फर्स्ट को जाना जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो डारियस फर्स्ट है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। पर्शियन एम्पायर जो भी स्टूडेंट मुझसे पेड क्लासेस लेते हैं, जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से ये पर्शियन एम्पायर का पता है, उन्होंने ईजिली इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे एबल रूलर, आउटस्टैंडिंग रूलर जो इन्हें ही माना जाता है। लेकिन ओवरऑल पूरा पर्शियन एम्पायर की बात करें, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका डेरियस फर्स्ट माना जाता है और दूसरा आपका साइरस माना जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, अगर जिन्होंने भी पढ़ी है मेरे से वो सभी जानते हैं, मैंने आप सबको ऑलरेडी बताया था कि जैसे हम एंशियंट हिस्ट्री में 4 एज पढ़ते हैं ना, आपका आयरन एज, स्टोन एज, ब्रोंज एज, कॉपर एज, ऐसे ही हम सभी वर्ल्ड हिस्ट्री में सिर्फ 2 एज को देखते हैं ज़्यादातर, ठीक है। वो क्या होता है? आपका ब्रोंज एज और आपका आयरन एज। ये 2 एज हम लोग इसमें कवर अप करते हैं एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक में। और अगर हम बात करेंगे, आपका आयरन एज का टॉपिक है ये पर्शियन एम्पायर, ठीक है। पर्शियन के बाद हम पढ़ते हैं ग्रीक एम्पायर। और इन दोनों के बीच में जो पेलोसिनियन वॉर हुआ था, इसका उल्लेख हमें किससे मिलता है? हेरोडोटस की जो बुक लिखी थी, आप सभी को पता है, जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, इनकी बुक हिस्टोरिका में ये चीज़ मेंशन है, ठीक है। इस चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर है। बाकी जो भी स्टूडेंट में से पेड क्लासेस लेते हैं उन्हें ये सारे टॉपिक पता है। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, कोई आप चाहे किसी भी एंट्रेंस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग पेड क्लासेस के लिए यहाँ पर ले सकते हैं। आपको कोई भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सभी मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, बाकी की इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं पेड क्लासेस के लिए। बट लेकिन अभी जो आपका CUET या दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए अभी कोई क्लासेस अवेलेबल नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम कम है। बाकी इसके लिए टेस्ट सीरीज़ में लेकर के आ रही हूँ। अदरवाइज जो आपके नेक्स्ट ईयर की कोई प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, तो आप लोग यहाँ पर पेड क्लासेस के लिए ले सकते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। अगर आप में से कोई भी पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ना चाहता है, आपके ऊपर है कि आप में से अगर कोई आप सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, सिर्फ एंशियंट या मेडिएवल या मॉडर्न, या फिर चारों पढ़ना है या कोई दो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं और उसके हिसाब से जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसकी अपडेट आपको व्हाट्सएप पे के थ्रू मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी, नहीं तो मैंने ईमेल आईडी भी, सब कुछ है। आप लोग चैनल पे जा करके कम्युनिटी पे या उसके अबाउट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सब कुछ है। इंस्टाग्राम हैंडल, कहीं पर भी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। मैंने इसमें आपसे पूछा था कि 16 महाजनपद की जो सूची है वो कहाँ पर उपलब्ध है, किस में अवेलेबल है? तो ये आपके अंगुत्तर निकाय में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय में आपके 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि बौद्ध जातक जो है आपका अंगुत्तर निकाय में 16 राज्यों या महाजनपद का उल्लेख है। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि 5 निकायों में से चौथा है या सुत्त पीटक में संग्रह है। और आपको सुत्त पीटक पता है, जो कि आपके त्रिपीटक से निकाला गया है, ठीक है। एक है जिसमें थेरवाद बौद्ध धर्म में पाली त्रिपिटक शामिल है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। थ्री बास्केट हम आप लोग ऑलरेडी बुद्धिज़्म में पढ़ चुके हो। बुद्धिज़्म का भी अब मैंने ये लेक्चर ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के एंशिएंट हिस्ट्री में चेक करो। जो भी एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है वो एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च के थ्रू बाय सिद्धि तिवारी डालोगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको पता है विनय पिटक थ्री बास्केट में आता है। ठीक है, आपका सुत्त पिटक आपने पढ़ा है और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये 3 पिटक आपको देखने को मिलते हैं बुद्धिज़्म में। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वो था सुबुद्ध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, लास्ट पर्सन जो था वो कौन था? सुबुद्ध। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर पहले हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। गौतम बुद्ध के जो बहुत सारे शिष्य हैं, जिसमें से आपके आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा, महाप्रजापति, भद्रिका, भृगु, किम्बाल, देवदत्त, उपाली, ये सारे के सारे आपके महात्मा बुद्ध के डिसाइपल्स हैं, शिष्य रह चुके हैं, जिसमें से आनंद भी हैं। ठीक है, सुबुद्ध जो है वो लास्ट पर्सन है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में मैंने आपसे पूछा था कि आपके भवभूति, हस्तिमला और आपके श्रमेश्वर, ये लोग प्रसिद्ध हैं किस लिए? अब ये सारे के सारे प्ले राइट थे, नाटककार थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। बुक्स एंड ऑथर्स में आपको ऑलरेडी मैं बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर आपको ऑलरेडी कवर अप करा चुकी हूँ। इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चाहे ये लास्ट ईयर वाली चेक करो, चाहे जो अभी रिसेंटली करवा रही हूँ उसकी चेक करो। मैंने आपको सारे राइटर्स के बता रखे हैं कि वो क्या हैं। ठीक है, वो उन्होंने ड्रामा लिखा है, नॉवल है, या फिर, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि ये एक पोएट है, ठीक है, या फिर वो ड्रामिस्ट है, ये आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, या फिर वो एक प्ले राइट है, नाटककार है, क्या है, ये सब कुछ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने बुक्स के बारे में साथ साथ कि वो क्या थे, उन्होंने वो बुक किस लैंग्वेज में लिखी और वो बुक में क्या चीज़ बताई है, सब कुछ डिटेल में कराया हुआ है। सारी प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो सबको कर लो, एक बार सभी देख लो, अभी आपके पास टाइम है, तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, लेकिन यहाँ पर चलिए पहले इनको तीनों को हम देख लेते हैं। मैंने आपको भवभूति, हस्तिमला और सर्वेश्वर है, एक एक करके समझते हैं। चलो पहले हस्तिमला देखते हैं। 13वीं सदी के होयसोल साम्राज्य में कन्नड़ कवि थे ये, और ये लेखक थे। उन्होंने पूर्व पुराण लिखा था। क्या लिखा था एग्जाम में, ये भी आ सकता है, पूर्व पुराण लिखा था इन्होंने। किसने? हस्तिमला ने। और ये आपके कौन से? होसाला एम्पायर के समय पर ये क्या थे? पोएट और राइटर थे। श्रमेश्वर का टाइम पीरियड 990 टू 1070 सी है। भारत में कश्मीर में 11वीं शताब्दी के संस्कृत कवि थे ये। ठीक है, उनके लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कार्यों में से एक दशावतार चरित्र है। आगे देखोगे भवभूति का, ये मैं आपको ऑलरेडी भवभूति के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। इन्होंने 8वीं शताब्दी के विद्वान थे, जिन्होंने संस्कृत में लिखे गए अपने नाटकों और कविताओं के लिए इन्हें जाना जाता है। कवि भवभूति की कृतियों में महावीर चरित्र यानी कि राम के प्रारंभिक का जीवन का चित्रण इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। क्या क्या लिखा है? इनकी बुक्स का नाम है महावीर चरित्र, मालती माधव, जिसमें मालती और माधव और उत्तर रामचरित्र के रोमांस पर आधारित एक नाटक इन्होंने लिखा था। ये भी पूछा जाता है। हस्तिमला का याद रखना, इन्होंने पूर्व पुराण लिखा था, और सर्वेश्वर का 10 अवतार चरित्र इन पे इन्होंने काम करा था। भभूति ने महावीर चरित्र और मालती माधव के बारे में लिखा है। ये 2 बुक्स आप किसने लिखी थी? भभूति ने। क्लियर हो गया। तो इनमें से कुछ भी आ सकता है। बुक्स एंड ऑथर मैं ऑलरेडी ये सारे करा चुकी हूँ, लास्ट ईयर के स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं। मैक्सिमम बुक्स एंड ऑथर से जितने मैंने आपको कराए हुए, अगर आपने मेरी वो प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस देख ली, आप लोग ईजिली से सबको करके आने वाले हो। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 मैंने आपसे पूछा था, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन में श्वेतांबर संप्रदाय के मशाप थे, वो थे आपके स्थूलभद्र। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। तो 23 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में मैंने आपसे पूछा था, जैन साहित्य का जो संकलन है वो कौन से भाषा और कौन सी लिपि में हुआ था? तो याद रखना, वो प्राकृत व अर्धमागधी
ये लिपि थी और कौन सा भाषा थी आपकी प्राकृत भाषा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में आप सभी से पूछा गया था, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित की हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या है, वसुमित्र ने। आपको पता है कि बुद्धिस्ट आप सभी ने पढ़ा है, तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है। तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में जब आपके कनिष्क थे उस कश्मीर में जब वो हुआ था, तो उस समय पर जो प्रेसिडेंट किया गया था वो कौन थे, वो वसुमित्र थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है, ठीक है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए और आपको ऑलरेडी पता होगी। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थी जो कि कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में 72 AD में कश्मीर के कुंडवलन में आयोजित हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे, जिसे अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ये भी पूछा जाता है। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों आप सभी को पता होना चाहिए। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन थे आपके, अश्वघोष थे, और प्रेसिडेंट आपके वसुमित्र थे। आपके यहाँ पर मैंने आपसे अध्यक्ष पूछा है तो वसुमित्र है, एग्जाम में आपसे उपाध्यक्ष पूछा जा सकता है तो अश्वघोष याद रखना है। ऐसे ही आपको बाकी के 3 काउंसिल की भी याद होने चाहिए। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, मिलिंदापनो यानी मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और कौन से जो बौद्ध के जो भिक्षु हैं किसके बीच में संवाद हुआ था। ये चीज मैंने आप लोगों से यहाँ पर पूछी थी। तो अगर हम बात करेंगे तो याद रखना जो मिलिंदापनो में है आपके एक तो राजा मिलिंद और आपके कौन से नागसेन बौद्ध भिक्षु के बीच में यहाँ पे संवाद देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, नागसेन और किंग मिलिंद के बीच में आपको यहाँ पे डायलॉग देखने को मिलता है। बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। चलिए मैं आप सभी को इसके बारे में बताती हूँ। मिलिंदापनो एक पाली भाषा में चरित्र बौद्ध ग्रंथ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मिलिंदापनो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि पाली भाषा में लिखी गई थी कब, 100 BC के टाइम पर। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और आपका जो भारतीय यूनानी शासक था मिलिंद के बीच में वार्तालाप का वर्णन आपको दिखने को मिलता है। भारत की ओर से बौद्ध भिक्षु जो नागसेन था और मिलिंदापनो राजा मिलिंद के बीच में यहाँ पे आपको संवाद, कन्वर्सेशन, डायलॉग यानी कि देखने को मिलता है। और मिलिंदापनो याद रखना ये आपकी एक क्या है, पाली लैंग्वेज है, बौद्ध ग्रंथ है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। तो आप सभी को पता है वो कौन है, तिश, ठीक है। तो तिश वो राजा था श्रीलंका का जिसने अशोक, जो मौर्य सम्राट का जो अशोक है उसके आदर्शों के अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश की थी। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में मैंने आपसे पूछा था, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवृत्त हुई थी। तो मैंने आपसे साउथ इंडिया में, वैसे तो अशोका के ऊपर मैंने इंस्क्रिप्शन मैंने आपको डिटेल में सारा कुछ कराया हुआ है, तो आप लोग जा कर के इंस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो जिन्होंने भी नहीं करा। और अशोका की शिलालेख पर मैंने एक सिंगल वीडियो बनाई है, जिन्होंने भी वो नहीं देखा जा कर के देख लो, वहाँ से कुछ भी क्वेश्चंस पूछे सकते हैं। और एक बार आपने उस लेक्चर को देख लिया तो वहाँ से कुछ भी आए आप इजीली से उसको करके आने वाले हैं। क्लियर हो गया। तो अगर हम साउथ इंडिया के समय पर बात करें कौन सी स्क्रिप्ट अशोका के समय पर इंट्रोड्यूस हुई थी, तो वो थी आपकी ब्राह्मी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो 28 का आंसर अगर जिन्होंने भी ए लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। अब 2 क्वेश्चन और बचे, फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 30 आउट ऑफ आप सभी ने कितना स्कोर किया। नेक्स्ट है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, जो इंडियंस हैं वो लिखने की कला नहीं जानते, ये बात किसने बोली है। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से बताइए, ये बात मेगास्थनीज ने बोली थी, ठीक है। मौर्यन एम्पायर का टॉपिक कर रहे हो, मौर्यन के बारे में अगर आप देखोगे मेगास्थनीज ने मैक्सिमम बातें बोली है। मेगास्थनीज ने एक चीज़ और बोली थी, आप सबको पता है क्या, कि भारत में स्लेव सिस्टम, दास प्रथा नहीं है। ये बात आपको पता है। अगर ये पूछा जाए कि भारत में दास प्रथा नहीं है, भारत में, इंडिया में स्लेवरी सिस्टम नहीं है,
ये बात किसने बोली है? ये बात भी आपकी मजिस्टनीज ने बोली है। और इनकी बुक आपको पता है, इंडिका, इन्होंने बुक लिखी थी, इसी के अंदर इन्होंने सारी चीज़ मेंशन करी हुई है। मौर्यन एम्पायर में एक चीज़ याद रखना, अगर कोई भी मौर्यन एम्पायर का टॉपिक हो उस समय पर आपको इनके एक तो मजिस्टनीज फेमस है और आपके जो कौटिल्य ने अपनी बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, ठीक है। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र, ये 2 सोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये मौर्यन एम्पायर से याद रखना। और अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे, बाकी जो भी स्टूडेंट मेरे से पेड क्लासेस लेते हैं उन्हें ये सब ऑलरेडी पता है कि मजिस्टनीज ने ये बात क्यों बोली थी कि भारत में दास प्रथा नहीं, जो कि आप सभी जानते हो कि इंडिया में भी स्लेवरी सिस्टम था। आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं देखना चाहूँगी इतना डीपली हिस्ट्री किसने पढ़ा हुआ है या किसे पता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दास प्रथा भारत में नहीं है, ऐसा मजिस्टरीज ने क्यों कहा था। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में मैंने आपसे पूछा था कौन सा शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया अशोका का इंस्क्रिप्शन पे मैंने वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैंने ये चीज़ बताई थी। तो जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो ऑलरेडी या लेक्चर वो ऑलरेडी देख लिया है तो आप इसका इजली से आंसर कर सकते हैं। सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये पृथक कलिंग शिलालेख में ये बात मेंशन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, कलिंग इंस्क्रिप्शन। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब आप सभी मुझे कमेंट करके बताओगे कि आज के टेस्ट सीरीज में 30 आउट ऑफ कितना स्कोर रहा है। अभी इसमें गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड से, पोस्ट मॉडर्न पीरियड से क्वेश्चंस रह गए हैं। अगर आप चाहते हो कि इसका सेकंड पार्ट में लेकर के आऊँ, अभी तो मैं मेडिएवल का लाऊंगी, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो, मैं अब नेक्स्ट वीडियो आपको इसके 2 दिन बाद देखने को मिलेगी चैनल पे, ठीक है। तब तक आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए और आपको आज की क्लास में टेस्ट सीरीज में कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके आप सभी बताएंगे। और जितने भी आपने पेन कॉपी आप लोगों ने टेस्ट जो किए हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे वो ज़रूर शेयर कीजिएगा फ़ोटो कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था आज के टेस्ट में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके आपने जो भी अपना टेस्ट दिया है वो मुझे शेयर कर सकते हैं और कितना स्कोर रहा वो भी शेयर कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही टॉपिक वाइज मैं मेडिएवल के क्वेश्चंस लेकर के आने वाली हूँ और ऐसे ही मॉडर्न की भी लेकर के आने वाली हूँ। टाइम हमारे पास रहा तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के भी लेकर के आऊँगी, बुक्स एंड ऑथर्स के भी लाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल पे बने रहना होगा। आज की वीडियो कैसी लगी, आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो चाहे आप CUET के स्टूडेंट हो चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ये दोनों ही स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी करो तो भी ये वीडियो हेल्पफुल है। तो जल्दी से कमेंट करके दो आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में, टेस्ट में आप लोगों ने 30 आउट ऑफ कितना स्कोर रहा। तो जिसका सबका मैं बताऊंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, मैं बताने वाली हूँ नेक्स्ट में, जो नेक्स्ट आएगा मेडिएवल के 30 क्वेश्चन पढ़ के आना। टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे आज की वीडियो में मैंने आपको कराया। टाइम बचेगा तो एंशिएंट हिस्ट्री के भी जो बाकी के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं उस पर भी मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। अगर आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया और कमेंट करके बताना आज की वीडियो, आज के क्वेश्चंस आप सभी को कैसे लगे थे, ठीक है। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो। जल्दी से एक बार लाइक कर दो। एक बार आप सभी, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो शेयर कर दो वीडियो को, कमेंट करके बताओ आज के क्वेश्चंस कैसे लगे। सब्सक्राइब कर लो जो भी मेरे चैनल पे नहीं है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी चैनल पे नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट सीरीज से आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम हैंडल हिस्ट्री बाय 2 पॉइंट सर्च करेंगे, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी प्रैक्टिस ऐसे ही कराती रहूँगी, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ मेडिएवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मेडिएवल का सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के आना। टॉपिक वाइज लाइक आपके अरब इन्वेजन, टर्किश इन्वेजन, ठीक है, आपके राजपूत, आपके चौहान्स, आपके दिल्ली सल्तनत और आपके मौर्यंस, सॉरी मुगल्स, इन सब पे मैं मेडिएवल पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेकर के आने वाले, तो ये सारे टॉपिक पढ़ के आना। फिर बाद में मैं साउथ इंडिया के भी ऊपर सिंगल क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। वैसे मैं इस पर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुकी हूँ, आपके चोल चेल पांड्या, है ना, तो ये मैं ऑलरेडी चालुक्य पांड्या करा चुकी हूँ। लेकिन अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। लेकिन आप सभी को मुझे सपोर्ट करना होगा, चैनल को बढ़ाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। टेस्ट सीरीज चाहते हो कि आगे भी कंटिन्यू रहे और ऐसे ही आपके एग्जाम तक लाती रहो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए
बाकी टेलीग्राम चैनल पे अपना टेस्ट मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आप में से किसका कितना स्कोर रहा। और आप जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी आपने अभी आज टेस्ट दे लिया, आपको समझ आ गया कि एंशिएंट हिस्ट्री में कौन से टॉपिक में आप वीक हैं, उसको जाके आप इसको जाके रिवाइज करो और पढ़ो, ताकि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी है आप उसको ईजिली से कर पाओ। चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।